स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। जब भी हम नॉर्मल विजन की बात करते हैं तो उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स एक नॉर्मल विजन आपकी दूर की चीज़ों को इन्फिनिटी तक देख सकती है, बट यहाँ पर पर्सन का फार पॉइंट है ओनली 2 मीटर ही रह गया है, तो इट मीन्स उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। जब हम यहाँ पर हम कहते हैं कि दूर की नज़र कमज़ोर है तो हम कहते हैं उस पर्सन को मायोपी है, तो हम मायोपिक आई की बात करेंगे और ये दोनों डायग्राम मायोपिक आई के हैं। तो जो ये मायोपिक आई है इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उस केस में जो इमेज है इस लेंस और से पास होती हुई आपकी रेटिना पर बन रही है और जो मायोपिक आई है इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख सकती है। बट अगर यहाँ पर हम कहेंगे इस मायोपिक आई के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उस केस में जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है वो एक दूसरे के ही पैरेलल होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल होती है। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही है वो इसके आई लेंस से पास होती ही आपकी जो इमेज है रेटिना के सामने बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेज है जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे आती हुई लेंस से पास होने के बाद पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी रेटिना से, इसलिए इमेज रेटिना के सामने बनेगी। अब यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपकी इमेज ही रेटिना पर नहीं बनी तो उस केस में मायोपिक आई इस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएगी, तो इसलिए जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आ रही है ये देखो ये रही पैरेलल, तो वो पहले कॉनकेव लेंस से पास करवाएंगे। कॉनकेव लेंस इन रेज को डाइवर्ज कर देता है और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर इस मायोपिक आई के फार पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी वर्चुअल इमेज बनाकर देता है इस ओ पॉइंट पर। अब ये जो वर्चुअल इमेज है इस मायोपिक आई के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इस इमेज से जो आने वाली रेज है वो इस मायोपिक आई के लेंस से पास होती हुई यहाँ पर रेटिना पर आपको इमेज देगी। तो कुल मिलाकर जो मायोपिक आई थी वो यहाँ तक तो देख सकती थी, तो कॉनकेव लेंस का काम ही क्या है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी वर्चुअल इमेज बना देना उस फार पॉइंट पर जिससे कि इमेज रेटिना पर बने, जस्ट यही काम है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जब भी हम लेंस से लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। और जो इमेज है यहाँ पर हम करेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज हो रहा है और इसकी जो वर्चुअल इमेज ये बना रहा है इसकी डिस्टेंस भी यहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि आपकी इमेज जो लेंस के लेफ्ट साइड बन रही है और जो ये फार पॉइंट दे रखा है उसी पॉइंट पर बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस है माइनस का 2 मीटर होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1/2 माइनस u की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और f आपकी फोकल लेंथ है इस लेंस की कॉनकेव लेंस की। तो 1 को या किसी भी नंबर को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 0 होगा, तो कुल मिलाकर आपकी ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/f और फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी माइनस का 2 मीटर। ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई। अब आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस का 2 मीटर आ गई, तो हम सभी को पता है जब भी लेंस की पावर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। अब f यहाँ पर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमेशा लेंस के फॉर्मूले के केस में यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी लेंस की पावर मीटर में ही है और पावर यहाँ पर डायोप्टर में आएगी। तो P इज इक्वल टू इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/माइनस का 2 और ये डायोप्टर में आएगी, तो इसको फर्दर जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5 डायोप्टर लेंस की पावर आ जाएगी। तो देख लो ये कहाँ पर है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको मायोपिक आई का डायग्राम बनाने के लिए कहे तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, करेक्शन का डायग्राम बनाने के लिए कहे तो ये डायग्राम बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट नॉट एबल टू रीड लेटर्स इन हिज टेक्स्ट बुक। तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ तो अच्छे से पढ़ पा रहा है, पर अपनी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीज़ को
प्रॉपर से नहीं पढ़ पा रहा, टेक्स्ट बुक क्या होती है हमारी पास में रखी होती है, उसकी पास की नज़र कमज़ोर है, और इस केस में जो उसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर ना रहकर उससे ज़्यादा हो गया है, इट मीन्स रिसीड हो गया है। तो देख लो ये आंसर कहाँ पर है, ये रहा, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। तो जब भी हमारी पास की नज़र कमज़ोर होती है तो उस केस में हमारा जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर ना रहकर उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिसीडेड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है, प्रिज्म ABC विद बेस BC प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्जन थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कोरस्पोंडेड टू द कलर ऑफ द स्काई। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है, यहाँ पर एक आपको ग्लास प्रिज्म दे रखा है। जब भी हम ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं हम कहते हैं कि इसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं टॉप और बॉटम, और इसके अलावा 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। जो 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बने होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। ऐसे ही 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, वो तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर सरफेस एग्जैक्टली सेम होते हैं। और जो लाइट एंटर करती है ग्लास प्रिज्म में वो अगर ट्रायंगुलर बेस से एंटर कर रही है तो उस केस में, बिकॉज हम सभी को पता है जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है विबग्योर। हर एक लेटर के लिए यहाँ पर डिफरेंट कलर होता है। V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिको, ऐसे R मीन्स रेड कलर, और फर्दर कलर से इस टाइप से होंगे। तो हम कहते हैं जब लाइट एंटर करती है ग्लास प्रिज्म में तो जो आपके कलर्स है विबग्योर के वो आपके बेस से वर्टेक्स की तरफ होते हैं। जब हम ग्लास प्रिज्म के ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल से वो एंटर करती है ट्रायंगुलर सरफेस से, तो बेस से वर्टेक्स की तरफ जो कलर्स का सीक्वेंस होता है वो विबग्योर होता है। V मीन्स वॉयलेट कलर आएगा पहले, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू कलर आएगा, ऐसे करके सो ऑन आता रहेगा। तो हम कहते हैं जो कलर ऑफ द स्काई होता है क्लियर स्काई का वो ब्लू कलर होता है। तो आपको बताना है टॉप से कौन सा कलर, यहाँ पर टॉप से थर्ड कलर किस केस में ग्लास प्रिज्म को रखे कि आपको थर्ड कलर आपको ब्लू मिलेगा, जो कि कलर ऑफ द क्लियर स्काई होता है। तो अभी हमने कहा बेस से वर्टेक्स की तरफ विबग्योर का यहाँ पर कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बेस की तरफ है जो सबसे पहले आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, फिर I मीन्स इंडिगो कलर मिलेगा, उसके बाद थर्ड कलर आपको ब्लू मिलेगा। तो आप देखोगे जो ये ग्लास प्रिज्म है इसमें बेस यहाँ पर है ऊपर की साइड और जो वर्टेक्स है वो नीचे की साइड है। तो कुल मिलाकर आपको टॉप से जो थर्ड कलर मिलेगा वो ब्लू ही होगा। तो आप ग्लास प्रिज्म के केस में ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। ओरिएंटेशन मतलब ग्लास प्रिज्म किस तरीके से रखा है, वर्टेक्स से रखा है या बेस से रखा है, तो उस केस में जो कलर का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। और जो आपको बेस से वर्टेक्स की तरफ जो कलर का सीक्वेंस मिलेगा वो हमेशा विबग्योर होगा। तो यहाँ पर बेस से वर्टेक्स की तरफ जो कलर का सीक्वेंस है वो आपका विबग्योर होगा, और विबग्योर में B थर्ड नंबर पर आता है। तो इट मीन टॉप से जो थर्ड कलर है वो ब्लू होगा, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा और एकदम स्ट्रेट रखा होना चाहिए प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एट नून सन अपीयर वाइट। तो ऑब्वियसली जब हम दोपहर की बात करते हैं तो सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है, कम डिस्टेंस पर लोकेटेड होता है। तो उस केस में जो सनलाइट आती है वो कम ही डिस्टेंस कवर करती है, और ब्लू लाइट बहुत कम अमाउंट में स्कैटर हो रही है क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस कवर कर रही है। 12 बजे 1 बजे आप 11 बजे देखते हो आपके सन ओवरहेड होता है, तो इसलिए जो लाइट है वाइट लाइट वो कम स्कैटर होती है, तो इसलिए आपका जो सन है वो एकदम वाइट ही दिखता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि और तो इसके करेक्ट आंसर हो नहीं सकते। ऑल ऑफ द कलर्स वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। स्कैटर्ड अवे का मतलब है वो पहले ही सारे के सारे स्कैटर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कैटर तब होते हैं, स्कैटर अवे इट मीन्स पहले ही सारे के सारे कलर आप कह सकते हो जब स्कैटर होंगे जब सन की लाइट बहुत दूर से आ रही हो। क्योंकि इस केस में जब सन बिल्कुल ओवरहेड होगा तो उस केस में सनलाइट को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो इस केस में लाइट भी कम स्कैटर होगी। स्कैटर का मीनिंग है जब भी हमारी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर एंटर करती है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए जैसे डस्ट स्मोक होगी, इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब से जब भी हम कहेंगे इनमें से किसी से भी अगर हिट होती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पर स्कैटर हो जाती है। अब ये लाइट की कितनी स्कैटर होगी, और वाइट लाइट में तो आपको पता है सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो कौन सा कलर स्कैटर होगा ये इन पार्टिकल्स के साइज
और इसके अलावा कलर्स की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पर आपका जो जनरल आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि सन कम डिस्टेंस पर यहाँ पर लोकेटेड है, तो सनलाइट है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसलिए कम स्कैटर होगी। और दोपहर के समय इसलिए क्योंकि वो स्कैटर ही नहीं हो रही, इसमें आसपास फैल ही नहीं रही, बहुत कम अमाउंट में स्कैटर हो रही है, तो इसलिए जो सन है आपको वाइट ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब हम रेनबो की बात करते हैं यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सनलाइट है वाइट है, और रेनबो में जो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो रेनबो है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो कुल मिलाकर सन आपके सिर के पीछे होना चाहिए और जो रेनबो है आपके आंखों के आगे बनना चाहिए। तो आप कहोगे सन हमेशा रेनबो के अपोजिट साइड होगा। और सेकंड थिंग, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, हम कहते हैं जब बरसात होती है और सूरज भी निकला होता है तभी आपको रेनबो दिखाई देता है। तो उस केस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी की बूंदें हैं, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती है ऐसी। इसलिए जैसे ही सनलाइट इसमें एंटर करेगी तो सबसे पहले बेंड होएगी, रिफ्रैक्ट होएगी, क्योंकि बाहर एयर थी अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही अंदर एंटर करेगी यहाँ पर लाइट बेंड हो जाएगी, क्योंकि अंदर आते ही यहाँ पर लाइट की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए सारे के लाइट के सारे कलर डिफरेंट टाइप से यहाँ पर बेंड होंगे, डिफरेंट एंगल से बेंड होंगे। तो इसलिए यहाँ पर फर्दर पहले रिफ्रैक्शन होगा, पहले लाइट बेंड होएगी, फिर उसके बाद डिस्पर्ज हो जाएगी। डिस्पर्जन मतलब 7 कलर्स में यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी लाइट इस ग्लास पानी की बूंदों के अंदर। और उसके बाद रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग है, अगर लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो उस केस में एक चीज़ ध्यान रखना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो रेज है वो हमेशा वाइट लाइट है या रेज है जो भी, वो हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो लाइट रेज है यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, क्योंकि अंदर वाटर है बाहर एयर है, तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा। तो इस केस में अगर मोस्ट ऑफ द लाइट अगर रिफ्लेक्ट ही हो जाए और वो रिफ्लेक्ट बहुत कम अमाउंट में हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पर देखोगे जो ये डिस्पर्स्ड लाइट है, लाइट के 7 कलर्स है वो अंदर ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत कम अमाउंट में लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पर आपका मीनिंग यही है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पर आपका मीनिंग यही है, जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो उस केस में हमेशा लाइट यहाँ पर अवेदा नॉर्मल होएगी। तो मोस्ट ऑफ द लाइट पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। जब हम यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में रिफ्रैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द लाइट रेज यहाँ पर जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं अंदर ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और थोड़ी बहुत अमाउंट में यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होएगी। तो इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करोगे ना आप, तो उस केस में लाइट रेज है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही होगी। तो इसलिए जब भी आप रेनबो की बात करोगे तो उस केस में हमेशा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करोगे, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है जब हम वाटर ड्रॉपलेट से यहाँ पर डिस्पर्ज होने के बाद लाइट जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ऐसे नहीं कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट ही हो जाती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी होती है, जो कि ये यहाँ पर दिखा नहीं रखा, बट थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी होएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए जो स्टार्स की लाइट है हम कहेंगे अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक हो गए, वो भी रिड्यूस होते जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स भी रिड्यूस होती जाएगी और साथ में गैसेस भी कम होती जाएगी। इसलिए हम जब भी अर्थ से ऊपर की ओर स्पेस में जाते हैं
वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जब भी, इसलिए जो स्टार्स हैं बहुत दूर पे है, तो वहाँ से जब भी लाइट आपके पास पहुँचेगी तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती हुई आएगी। जब भी, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती हुई, रिफ्रैक्शन मतलब बेंड होती है, आपके पास आएगी। तो उस केस में कभी लाइट स्टार्स की आपके पास ज़्यादा तक पहुँचेगी, कभी लाइट आपके पास स्टार्स की कम पहुँचेगी, और कभी लाइट आपके पास पहुँचेगी इन नेक्स्ट मोमेंट। तो कुल मिलाकर अब कभी आपको स्टार ब्राइट दिखाई देगा, कभी डिम लाइट का दिखाई देगा, और कभी आपको स्टार उस जगह पर दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। तो ये तो हमने अभी बताया, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो मेजर पार्ट है एयर के, इसके अलावा और भी अदर गैसेस प्रेजेंट है। तो जब भी हम कहते हैं सनलाइट आती है तो जो हमारे जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनसे स्कैटर हो जाती है। अब कितनी लाइट का कौन सा कलर स्कैटर होगा ये इस पर डिपेंड करते हैं कि जिन पार्टिकल से वो टकरा के हिट हो रही है। स्कैटर होने का मतलब है इन पार्टिकल से हीट होने के बाद लाइट का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना। तो ये पार्टिकल्स के साइज और इसके अलावा जो वाइट लाइट में कलर होते हैं उन कलर्स की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। अब बिकॉज ब्लू कलर की यहाँ पर वेवलेंथ कम होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जैसे ही यहाँ पर, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है यहाँ पर उनका साइज बड़ा होता है, जबकि एयर मॉलिक्यूल्स है उनका साइज छोटा होता है। तो जो हम ब्लू कलर की बात करते हैं उसकी वेवलेंथ कम है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ब्लू कलर को यहाँ पर ईजिली यहाँ पर स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि वो छोटे साइज के होते हैं और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, तो उसको ईजिली स्कैटर कर देते हैं और उसी को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो इसलिए जो स्काई है हमें यहाँ पर ब्लू दिखाई देता है। देख लो कौन सा कलर है आंसर यहाँ पर। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये होगा। अब आप कहोगे जब भी हम बात करते हैं वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, तो वॉयलेट कलर का हमें स्काई दिखाई देना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है सबसे पहला कि जो सनलाइट में जो वॉयलेट कलर होता है वो बहुत कम इमिट करती है, और सेकेंड रीज़न है जो हमारी रेटिना पर कौन सेल्स प्रेजेंट होती है जो ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उनके लिए जो कौन सेल्स होती है वॉयलेट कलर के लिए कम सेंसिटिव होती है। तो कुल मिलाकर जो वॉयलेट कलर स्कैटर्ड होता है थोड़ा बहुत, वो ब्लू के साथ मिलकर स्काई अगर क्लियर हो तो उस केस में हमें स्काई ब्लू ही दिखाई देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे वॉयलेट और ब्लू ऑब्वियसली दोनों ही स्कैटर्ड होती है ज़्यादा जो अदर कलर्स होते हैं लाइट के, क्योंकि जो अदर कलर्स है वो अदर डस्ट पार्टिकल या स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स इनसे यहाँ पर स्कैटर हो रहे हैं, पर उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है जब जो कि एयर मॉलिक्यूल से यहाँ पर ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट स्कैटर हो रही है। बिकॉज ब्लू लाइट के लिए हमारी कौन सेल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उनको देख पाती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्काई जो है क्लियर स्काई वो ब्लू ही यहाँ पर अपीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पर उनका प्रोपिगेशन कैसे होता है, प्रोपिगेशन मतलब लाइट आगे कैसे बढ़ती है। तो आप कहोगे सारे कलर्स हैं यहाँ पर लाइट के सेम स्पीड से यहाँ पर मूव करते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कहोगे कि जो लाइट के जब सारे के सारे कलर्स यहाँ पर वाइट लाइट की हम बात कर रहे हैं, वाइट लाइट कब बनती है जब सारे के सारे कलर्स उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने अमाउंट में होने चाहिए उतने के उतने हैं। तो वो कब पॉसिबल है जब लाइट के सारे कलर यहाँ पर सेम स्पीड से यहाँ पर मूव करे, तो वो तभी पॉसिबल है। इसलिए हम कहेंगे ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विथ सेम स्पीड। अगर स्पीड सेम नहीं होएगी तो उनकी क्या हो जाएगी, वो उनकी स्पीड सेम नहीं होएगी तो उनकी वहाँ पर जैसे ही वो एयर में कोई भी मीडियम में एंटर करेंगे तो वहाँ पर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाएगा, और कुल मिलाकर वो रिफ्रैक्शन को शो करेंगे तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएंगे। पर जब हम वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, अगर सारे के सारे कलर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा, जिससे कि वो वाइट लाइट के सारे कलर वाइट लाइट में स्टिल कंसिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल्स एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। तो इसका आपको रीज़न बताना है, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो कम स्कैटर होता है यहाँ पर
फॉग और स्मोक के द्वारा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पर ये फॉग और स्मोक से कम स्कैटर होता है, तो यही इसका मेन रीजन है। देख लो ये यहाँ पर, तो इसलिए जो डेंजर साइन होते हैं वो इसलिए रेड कलर के बनाए जाते हैं, स्कैटर्ड लिस्ट बाय स्मोक और फॉग, क्योंकि अगर रेड कलर कम यहाँ पर स्कैटर हो रहा है तो उस केस में जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर लगा हुआ है वो आपको वही दिखाई देगा। अगर स्कैटर होगी उससे आने वाली लाइट तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो वहाँ पर इंस्टॉल है या कहीं और इंस्टॉल है, क्योंकि सभी डायरेक्शन में आपको रेड लाइट दिखने लग जाएगी। बट स्मोक और फॉग के द्वारा रेड लाइट कम स्कैटर होती है, तो जो आपका इंस्टॉल किया गया डेंजर साइन वो वहीं पर दिखेगा। इससे आप अलर्ट हो जाओगे कि आगे कुछ रिस्क है और आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए जो डेंजर साइन होते हैं वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर होती है फॉग के द्वारा, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो जो हमें सनराइज और सनसेट के समय सूरज है वो हमें रेड दिखाई देता है, तो इसका रीज़न ये है जब हमारा सन राइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है तो उस केस में सन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, अर्थ के होराइजन नियर द होराइजन होता है, मतलब अर्थ के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, तो जिससे सन से आने वाली जो रेज है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हुई हमारे पास आती है, और उस केस में जो ब्लू लाइट है पहले ही स्कैटर हो जाती है और जो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। तो इसलिए जो हमें सन है कि सनराइज हो सनसेट हो वो नियर द होराइजन होता है, और उस केस में जो हमारे पास यहाँ पर लाइट है वो रेड लाइट ही यहाँ पर पहुँचती है। तो आप यहाँ पर देखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। अब देखो जो हमारे सी का ओशन का कलर होता है वो हमें ब्लू इसलिए दिखाई देता है, या हम अर्थ को भी ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अर्थ का है वो वाटर से कवर है, तो बिकॉज यहाँ पर वाटर का कलर तो वाइट होता है, तो हम ऐसे क्यों कहते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट? बिकॉज यहाँ पर जो ब्लू कलर होता है जो वाटर होता है यहाँ पर सी या ओशंस की जब हम बात कर रहे हैं उनमें, क्योंकि पानी होता है प्रेजेंट, तो वो क्या करता है सनलाइट की जो भी रेज आ रही होती है वो रेड ग्रीन येलो ये जो कलर्स होता है इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, जबकि जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है तो उसको स्कैटर कर देता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा है जैसे ही वो यहाँ पर वाटर से हीट होएगी, वाटर ड्रॉपलेट से वाटर से हीट होएगी तो वो इसको स्कैटर कर देगा ईजिली और ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर स्कैटर करेगा। तो इसलिए हम बात करते हैं जो ब्लू कलर है डीप सी का स्कैटर के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हेन लाइट रेज एंटर अवर आइज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द कॉर्निया से ही हो जाता है, जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है कॉर्निया की, क्योंकि आप देखोगे जो हमारी आइज में आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो बल्जिंग आउटवर्ड होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत थिन होता है, तो ये भी एक क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह वर्क करता है। तो इसलिए जब लाइट एंटर करती है हमारी आंख के अंदर सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करेगी तो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ना जो लाइट रेज का कॉर्निया से ही यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया सही होगा। ओनली जो फाइनल टच देना होता है ना वो आपका आई लेंथ देता है, क्योंकि 70% जब हम ऑप्टिकल पावर की बात करते हैं ना आइस की तो वो कॉर्निया के कारण ही होती है। और क्योंकि कॉर्निया भी क्या है, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करके हम क्या कहते हैं लाइट ओब्लिकली एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट ओब्लिकली एंटर कर रही है एयर से कॉर्निया के अंदर, तो कॉर्निया भी क्या ट्रांसपेरेंट है, एयर भी क्या बाहर से आपकी आंखों में एंटर कर रही है तो बाहर एयर है वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो कुल मिला के ये रिफ्रैक्शन ही होगा और कॉर्निया भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज सबसे पहले कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओनली जो फाइनल टच देना होता है ना उन लाइट रेज को कन्वर्ज करना होता है वो काम यहाँ पर आपका लेंस करता है और रेटिना पर इमेज बनाता है, रेटिना पर रेज को फोकस करके। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज्ड बाय व्हेन आई मसल्स। फोकल लेंथ कब इंक्रीज होगी? जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगी और लेंस थिनर हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब सिलियरी मसल रिलैक्स होगी तो जो आपका आई लेंस है वो
पतला हो जाएगा, उस केस में उस लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो जो पावर होती है लेंस की वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो पावर कम होगी और उस केस में जो इमेज आपकी रेटिना पर बनेगी तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगी और लेंस पतला हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मायोपिया है तो वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, ये तो गलत है। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑब्वियसली अगर एक पर्सन को मायोपिया, तो हमने अभी डिस्कस किया था, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट तो देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली नहीं देख पाता, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई का आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें आप देखोगे ये दोनों ही यहाँ पर मायोपिक आई के भी डायग्राम बना रखा है और इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिक। तो यहाँ पर आपको मायोपिक आई के केस में ये दोनों डायग्राम बनाने, और जब हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जो नियर पॉइंट होता है एक नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, पर हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है इस पॉइंट पर। और अगर इस पॉइंट पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक हाइपरमेट्रोपिक आई की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में इमेज रेटिना पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इस केस में आपके 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है जो नॉर्मल विजन के लिए नियर पॉइंट होता है, तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगी। तो इसलिए जब आपको हाइपरमेट्रोपिक आई का यहाँ पर डायग्राम बनाना हो तो ये दोनों डायग्राम बनेंगे। और जब हम करेक्शन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, फिर भी आप देख लो एक बार, इसमें जो ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा और इससे आने वाली जो रेज है करेक्टिव लेंस, जो कि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, इससे पास होने के बाद जब आप इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो जो एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट है वहाँ पर जाकर वर्चुअल इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो अब ये इमेज आपके इस आई के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इस रेज से जो आने वाली रेज है यहाँ पर वो रेटिना पर इमेज बना देगी। तो कुल मिलाकर ये आपका यह कॉन्वेक्स लेंस है जो करेक्टिव लेंस है, इसका फंक्शन जस्ट जो ऑब्जेक्ट है इसकी वर्चुअल इमेज बनाना है एक हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में नियर पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर तो ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो इमेज रेटिना पर ही बनती है। तो इसलिए हमेशा चाहे आप किसी की भी बात करो, मायोपिया की बात करो या हाइपरमेट्रोपिया की बात करो, दोनों ही केस में जो हम लेंस यूज करते हैं वो फार पॉइंट और नियर पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज बनाना है उनके रिस्पेक्टिवली करेक्टिव लेंस की। बस इतना ही काम होता है, क्योंकि उन पॉइंट से जब भी आपकी रेज आती है तो वो हमेशा इमेज आपकी रेटिना पर ही बनाती है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम ये दोनों और ये दोनों बनाने हैं, ये तो करेक्शन के लिए है। नेक्स्ट आपका है, स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम कांट रीड क्लियरली लेटर्स विच रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो उसको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा, तो उसको वहाँ पर मायोपिया है और कॉनकेव लेंस यहाँ पर करेक्शन के लिए यूज करेंगे। डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा कॉनकेव लेंस यूज करने की, तो ये यहाँ पर डायग्राम बनेगा। इसमें करेक्शन के लिए पूछा है इस डिफेक्ट के, तो ये ओनली ये डायग्राम बनेगा करेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका है, हाउ वी आर एबल टू सी नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जो हमारा आई लेंस होता है वो एक तरफ से सिलियरी मसल से यहाँ पर कनेक्टेड होता है, तो इसलिए जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है तो उस केस में लेंस हमारा पतला हो जाता है। लेंस पतला हो गया तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्योंकि पावर होती है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर आपकी ये एफ बढ़ गया तो कुल मिला के ये टर्म कम होगी, तो लेंस की पावर कम होगी। तो लेंस की पावर कम होती जो आपकी इमेज बनी है उस ऑब्जेक्ट की रेटिना पर ही बनेगी। ऐसी जब सिलियरी मसल्स आपकी मसल्स ही तो है सिकुड़ जाएगी तो उस केस में लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो गया तो फोकल लेंथ यहाँ पर डिक्रीज होगी। अब देखो अगर ये एफ डिक्रीज हो गया तो उस केस में अगर ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है अगर ये डिक्रीज होगी तो 1/f है जो ये वैल्यू है ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी और लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। कुल मिलाकर इस केस में भी आपकी इमेज रेटिना पर ही बनेगी। तो ये वो केस है जब आप पास की चीज़ों को देखते हो और ये वो केस है जब आप दूर की चीज़ों को देखते हो। तो इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं दूर की चीज़ों को देखते हैं तो उस केस में रेज आपकी पैरेलल आती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और लेंस की पावर कम हो जाएगी।
तो ये सारा केस होगा, आप इसी को ऐसे ही लिख दोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोनों ही केस में इमेज आपकी रेटिना पर ही बनेगी। आप अपनी आईज से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो, कितना भी घटा दो, जो इमेज है हमेशा आपकी रेटिना पर ही बनेगी, क्योंकि सिलेरी मसल से जो लेंस है आपका वो मोटा पतला होता रहता है और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज होती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इज द पोजीशन ऑफ स्टार सीन एट इट्स ट्रू पोजीशन। तो ऑब्वियसली जो स्टार्स होते हैं हम कहते हैं नियर द होराइजन होते हैं, तो उस केस में उन स्टार्स से जो लाइट आ रही है वो हमारे तक पहुंच रही है तो बहुत मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। जैसे जैसे अर्थ के पास आएगी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी और लाइट कहाँ बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। तो उस केस में जब लाइट यहाँ पर बैंड होती हुई आपके पास आएगी, तो जब आपकी लाइट आपकी आंखों में पहुंचेगी तो आपकी आंखें हमेशा लाइट को हमेशा सीधा परसीव करती है, स्ट्रेट परसीव करती है। तो इसलिए जो आपको स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिख के एकदम स्ट्रेट पोजीशन में दिखेगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि अपीयर होगा कि स्टार एक्चुअल में एकदम आपकी आंखों के एकदम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर लोकेटेड है, बट एक्चुअल में जो स्टार है ना वो वहाँ पर नहीं लोकेटेड है, उससे थोड़ी नीचे डिस्टेंस पर, नीचे हाइट पर लोकेटेड है। तो इसीलिए हम कहते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखेगा। और मोस्ट इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जब हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कशन किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहाँ पर हमने हर एक यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ज़्यादा चाहो तो आप वहाँ पे जाके देखोगे तो और बेटर आपको समझ आएगी ये चीज़ें। और वैसे भी कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, 5 to 6 लेक्चर ही हमने डाल रखी है, वो आप देख लो, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डू वी सी ए रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था, जब सनलाइट आएगी, देखो रेनफॉल होगा तो उसी केस में आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी जो ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगी, और स्काई में जब सन होगा उसी केस में आपके पास सनलाइट पहुँचेगी उन वाटर ड्रॉपलेट से डिस्पर्ज, रिफ्रैक्ट और इंटरनल रिफ्लेक्ट होती हुई। तो इसलिए सन और रेनफॉल दोनों का होना ज़रूरी है रेनबो के लिए, यही लिख रखा है, देख लेना। वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ये हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर इफ सन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एट नून। तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। जब सनराइज और सनसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो उस केस में लाइट कम स्कैटर, तो उस केस में जब लाइट, हम कहते हैं सनराइज और सनसेट की हम जब बात करते हैं तो उस केस में लाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इसलिए जो ब्लू कलर होता है लाइट का वो ऑलमोस्ट पहले ही स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपकी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट होती है वो रेड कलर होती है। इसलिए जब भी हम सनराइज और सनसेट के समय सूरज को देखते हैं तो वो रेड कलर का हमें दिखाई देता है। जबकि जब हम नून की बात करते हैं, नून मतलब दोपहर की बात करते हैं, एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास की, तो उस केस में सन आपके ओवर हेड होता है और वो आपको वाइट दिखाई देता है, क्योंकि उस केस में जो सनलाइट आ रही होती है कम डिस्टेंस कवर करती है, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस यहाँ पर कवर करती है, तो लाइट बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर ब्लू कलर स्कैटर होता है। कुल मिलाकर वाइट कलर में इसके सारे के सारे कंपोनेंट स्टिल इक्वल प्रोपोर्शन में स्टिल कंसिस्ट करता है। तो जो आपको सन जब ओवरहेड होता है तो आपको वो वाइट दिखाई देता है, क्योंकि उस केस में ब्लू लाइट बहुत कम स्कैटर होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है सारा का सारा। अगर मैं यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप सारी की सारी इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोट्स डिस्कस किए हुए हैं, वो सारे के सारे दे रखे लेक्चर्स, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ब खुद दे दोगे। जैसे मैंने बोला है वैसे ही यहाँ पर टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, तो सारा का सारा